जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये अब कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, या इसको अब मैंने इसमें आपको बताया था, आपको याद होगा कि ये कंप्यूटर की ये भी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन कंप्यूटर की साइज़, स्पीड और प्राइस और पावर के एतबार से अगर कंप्यूटर की कैटेगरीज़ पूछा जाए तो उसका आंसर जो है ये क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। या अगर वो कहता है कि टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, तो ये सारी जो है ना डिजिटल कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं, तो भी ये इसमें 5 टाइप्स जो हैं वो इसकी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ये इट हैज़ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, पावर एंड प्राइस। उसमें पहला पर्सनल कंप्यूटर है, मिनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर है। ये 5 कैटेगरीज़ हैं जो क्लासिफिकेशन में आती हैं, या टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स हम इसको कहते हैं। ये हमने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक और ये इसको हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने शुरू किया था पर्सनल कंप्यूटर के हवाले से। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी जो ये मैंने आपको बताया था कि ये 1970s के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैंने ना इसके हर कैटेगरी के मैंने पॉइंट्स बना के इस तरह से मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद करने में जो है ना वो ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना इनको ये हाईलाइटेड, और इन मेन पॉइंट्स को याद रखना जो है ना वो ज़ेहनशीन करना जो है वो ज़रा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द पैराग्राफ। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है ना ये पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। कल मैंने इसको डिस्कस किया था पर्सनल कंप्यूटर के हवाले से कि पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, और ये कंप्यूटर 1970s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसा कंप्यूटर जिसको एक सिंगल यूज़र एट ए टाइम जो है वो यूज़ कर सके, जो आपका एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जो किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आपका सिंगल इंडिपेंडेंट सिस्टम दूसरे कंप्यूटर के साथ वो शेयर नहीं हो रहा, अपना डाटा शेयर नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो उसका हर कंपोनेंट उसका अपना है। ये मैंने कल बताया था कि उसका अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है, उसकी अपनी रैम है, उसकी अपनी हार्ड डिस्क है, उसका अपना इंटरनेट के लिए मॉडेम है। यानी हर डिवाइस उसका अपना इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो उस इंडिपेंडेंट सिस्टम को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और इसकी मैंने कल बताई थी कि इसकी प्राइस जो है वो सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल $1000 तक इसकी जो प्राइस है, क्योंकि आमतौर पे कंप्यूटर्स की जो प्राइसेस है वो डॉलर्स में होती है, फिर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सेवरल $100 से सेवरल $1000 इसकी जो है वो प्राइस है। और ये पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो बेशक बिज़नेस है, बेशक ऑफिस है, या होम है, या इंजीनियरिंग की फील्ड है, हम इनको पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यानी डिफरेंस बता दूँ, ताकि क्योंकि आगे उसका इस्तेमाल है इसके अंदर, तो वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है पर्सनल कंप्यूटर और एक होता है टर्मिनल। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और टर्मिनल में मेन डिफरेंस ये है कि ऐसा सिस्टम जो हर डिवाइस उसका इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिवाइस किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर रहा, उस सिंगल इंडिपेंडेंट सिस्टम को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बेशक वो आपके घर में पड़ा हुआ है, बेशक किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है, बेशक किसी शॉपिंग सेंटर में पड़ा हुआ है, वो पर्सनल कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। और वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है और वो उसको एक सिंगल यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके मुकाबले में टर्मिनल क्या है? टर्मिनल की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मसलन जिस तरह कॉलेज है, कॉलेज का एनवायरनमेंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके सामने है।
कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब के अंदर मसलन जिस तरह से हमारे कॉलेज की लैब है उसमें 25 कंप्यूटर्स हैं। 25 कंप्यूटर्स में एक सर्वर है और बाकी सारे टर्मिनल्स हैं। अब सर्वर और टर्मिनल में फ़र्क क्या है? देखें, सर्वर जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। मसलन लैब के अंदर अगर 25 कंप्यूटर्स हैं तो 24 जो है वो टर्मिनल्स हैं और एक जो है वो सर्वर है। और एक वो जो सर्वर है जिसको हम सर्वर कंप्यूटर कह रहे हैं वो ऐसा मेन और पावरफुल सिस्टम है जो बाकी 24 को कंट्रोल कर रहा है। अब वो किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, इसकी मैं हवाले से कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। मसलन अब 24 कंप्यूटर्स हैं। अब हमें हर कंप्यूटर के अंदर ये जो हम सर्वर बनाते हैं और टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, और किसी भी लैब के अंदर या किसी भी ऑफिस में भी ये सर्वर और टर्मिनल बनाया जा सकता है। जिस तरह बैंक है, बैंक के अंदर एक सर्वर होता है, बाकी सारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। कोई ऑफिस है या मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें एक सर्वर होता है और बाकी सारे टर्मिनल्स होते हैं। सर्वर और टर्मिनल क्यों बनाते हैं? ताकि अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें। किस तरह से एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें? देखें, अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है और वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसको कोई दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसके अंदर हमें अपनी अलहदा से उसका प्रोसेसर भी यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी रैम लगानी पड़ेगी, अपनी हार्ड डिस्क है, अपनी जो है ना वो उसका मॉडेम यूज़ करने का। जिस तरह से मैंने बताया कि हर सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर हर डिवाइस उसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसको कोई दूसरा कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको कोई सर्वर कंट्रोल नहीं कर रहा। उस इंडिपेंडेंट सिस्टम को हम पर्सनल कंप्यूटर का नाम देंगे। लेकिन सर्वर और जो टर्मिनल है उसमें क्या है कि जो टर्मिनल सिस्टम है किसी भी ऑफिस के अंदर, वो ऐसा सिस्टम होता है जो हर डिवाइस जो है ना वो उसका इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए वो कई डिवाइसेस जो है वो सर्वर के साथ शेयर कर रहा होता है। मसलन फॉर एग्जांपल, किस तरह से, जिस तरह से एक लैब है, जिस तरह से एक कंप्यूटर लैब है या कोई बैंक है। अब बैंक के अंदर मुख्तलिफ कई लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हर बंदे के सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ, अब उसमें अब क्या हो, ये जो हर बंदे के सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, ये दीज आर दी टर्मिनल्स, और इनको कंट्रोल, इन सारे टर्मिनल्स को कंट्रोल करने के लिए किसी भी बैंक के अंदर जो है वो एक मेन सिस्टम होगा, मेन पावरफुल सिस्टम होगा जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं। और ये जो टर्मिनल्स हैं वो अपने कई डिवाइसेस, मोस्टली डिवाइसेस जो है वो शेयर कर रहा है। किस तरह से? वो सारे ये जो टर्मिनल्स हैं वो लिंक कर रहे हैं, वो कनेक्टेड हैं वो उस मेन सर्वर के साथ विद द हेल्प ऑफ केबल्स, ठीक है ना, केबल्स और वायरिंग सिस्टम के साथ। और उनको, इन तमाम सिस्टम्स को जो कनेक्टेड हैं उस मेन सर्वर से, और उनको ये मेन सर्वर जो है वो इन तमाम टर्मिनल्स को कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। अब किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपको हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के लिए मॉडेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मेन सर्वर के साथ एक पावरफुल मॉडेम लगा दें, वही एक ही मॉडेम जो है वो तमाम डिवाइसेस में, ये तमाम टर्मिनल्स में शेयर होगा। यानी अगर आपका वो पर्सनल कंप्यूटर होता तो वो उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट मॉडेम की ज़रूरत होनी थी, लेकिन टर्मिनल में हम कई डिवाइसेस जो हैं वो सर्वर के डिवाइसेस को शेयर करते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें, ठीक है ना। अब अगर हम हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए मॉडेम बहुत ज़रूरी है, मॉडेम के बगैर इंटरनेट यूज़ ही नहीं हो सकता। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना, उसके बगैर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, किसी ऑफिस में हो, आपको अपने सिस्टम के अंदर मॉडेम लगाना पड़ेगा। अब पर्सनल कंप्यूटर में तो आप मॉडेम लगा देते हैं, लेकिन अगर ऑफिस के अंदर है, मसलन 10 कंप्यूटर्स हैं
और 10 कंप्यूटर्स में आपने इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 मॉडेम चाहिए, तो इससे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक सर्वर बना देते हैं, एक मेन पावरफुल सिस्टम बना देते हैं और बाकी सारे जो हैं वो उसके साथ लिंक कर देते हैं। वो टर्मिनल्स बन जाते हैं और मेन सिस्टम जिसके साथ आप लिंक कर रहे हैं उसको हम सर्वर कह रहे हैं। और एक ही मॉडेम जो है, पावरफुल मॉडेम जो है, वो हम मेन सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो चूंकि सारा केबलिंग सिस्टम होता है तो वो सारे टर्मिनल्स जो हैं वो उसी मेन मॉडेम को जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह कई डिवाइसेस हम शेयर कर सकते हैं, जिस तरह प्रिंटर है। अब बैंक के अंदर हर बंदे को प्रिंटिंग की ज़रूरत है, बैंक स्टेटमेंट है या दूसरी कई ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिंट करनी होती हैं। अब हर कंप्यूटर के साथ अगर हम प्रिंटर लगा दें तो कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। अब लेज़र प्रिंटर वहाँ पे पड़े होते हैं बैंक्स में, तो एक लेज़र प्रिंटर जो है वो 20-22 हज़ार का है, तो वो उतने अगर 10 कंप्यूटर हैं और तो 10 लेज़र प्रिंटर हमें लगाने पड़ जाएँ तो वो 10 को आप 22 हज़ार से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट कहाँ पर जाती है। इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो बैंक वाले क्या करते हैं कि एक ही प्रिंटर मेन सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस मेन सिस्टम के साथ जो सारे टर्मिनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको हर कंप्यूटर के साथ अलग-अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही प्रिंटर जो है वो सब में शेयर होगा। ये फ़ायदा है जो टर्मिनल और सर्वर बनाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वो किसी दूसरे के साथ कुछ डिवाइस जो है वो शेयर नहीं कर रहा होता। वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है और उसको कोई दूसरा सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसका हर डिवाइस जो है ना वो अपना पर्सनल है, अपना एक इंडिपेंडेंट है, उस सिंगल सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। और बेशक वो ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल कंप्यूटर वो है जो आपके घर में पड़ा हुआ है। अगर वो इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है वो भी पर्सनल ही है। अगर वो इंडिपेंडेंट सिस्टम किसी शॉप में पड़ा हुआ है, किसी मॉल में पड़ा हुआ है, वो भी पर्सनल ही कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस तरह से मैंने बताया कि उसका अपना प्रोसेसर है, उसके अंदर अपनी रैम है, उसका अपनी उसके स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क है, ठीक है, अपना मॉडेम है, हर डिवाइस उसका इंडिपेंडेंट है और वो किसी दूसरे के साथ वो डिवाइस शेयर नहीं कर रहा और इसको एक सिंगल पर्सन ही यूज़ कर सकता है एट ए टाइम। और इसकी प्राइस मैंने आपको बताई कि सेवरल हंड्रेड टू सेवरल $1000 तक। और इसको तमाम फील्ड्स में माई पर्सनल जो कंप्यूटर है इसको हम बिज़नेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया जी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ये जो पर्सनल कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है, यानी उसका कोई सर्वर नहीं है, किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अपना डिवाइस जो है वो किसी सर्वर के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसकी फर्दर जो है वो 2 मेन टाइप्स हैं, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक पोर्टेबल। यानी पर्सनल कंप्यूटर की 2 मेन फर्दर कैटेगरीज हैं, फर्दर टाइप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक पोर्टेबल। अब डेस्कटॉप और पोर्टेबल में मेन डिफरेंस क्या है कि ऐसे कंप्यूटर जिनको ऑन द सरफेस ऑफ डेस्क यानी टेबल पे हम रख दें, फ्लैट सरफेस पे हम रख सकें, उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, उन कंप्यूटर्स को है वो इंडिपेंडेंट है वो पर्सनल है, तो उन सिस्टम्स को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से उठा के लेके जा सकते हैं उनको हम, लेकिन है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जिस तरह लैपटॉप है, जिस तरह से मोबाइल्स हैं, ठीक है ना, ये इनको हम कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर की 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और एक पोर्टेबल। और मैंने आपको फ़र्क बताया है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने उनको टेबल पे ही
टेबल पे और फ्लैट सरफेस पे, क्योंकि डेस्कटॉप का मतलब होता है कि फ्लैट टेबल, फ्लैट सरफेस, तो उनको फ्लैट सरफेस और फ्लैट टेबल पे ही आपने उसको रख के यूज़ करना है। लेकिन इसके मुकाबले में जो पोर्टेबल हैं, जिनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, उनके लिए टेबल या फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं है, उनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहते हैं। अब इसकी फर्दर इनकी हर एक की उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि डेस्कटॉप जो है ये पर्सनल कंप्यूटर की एक कॉमन टाइप है, ठीक है। और दूसरा मैंने जिस तरह से बताया कि इसके सारे कंपोनेंट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हर चीज़, इसके तमाम कंपोनेंट जो हैं वो टेबल पे या डेस्क पे जो है ना वो रखते हैं, ठीक है। अब ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना जिसको हम टेबल पे रख रहे हैं, ये दो मॉडल्स में अवेलेबल है। इसके दो मॉडल्स हैं, एक को हम कहते हैं डेस्कटॉप मॉडल और एक को हम कहते हैं टावर मॉडल। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के आगे से दो मॉडल्स हैं, एक को हम डेस्कटॉप मॉडल कहते हैं और एक को हम टावर मॉडल कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? आपने अक्सर देखे होंगे सिस्टम्स जो हैं वो जिनके सिस्टम यूनिट, जिसको हम आप आमतौर पर CPU भी कहते हैं, इट इज़ नॉट द CPU, इट इज़ नोन एज द सिस्टम यूनिट। यानी वो कैबिनेट, वो बॉक्स जिसको आप CPU कह रहे हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो CPU नहीं है। CPU प्रोसेसर को कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो हम आगे इस अगले चैप्टर में इसको तफसील से पढ़ेंगे कि CPU क्या है। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उस बॉक्स को, उस कैबिनेट को CPU कहते हैं, हालांकि वो CPU नहीं है, वो उसको हम सिस्टम यूनिट या सिस्टम कैबिनेट कहते हैं, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वायरिंग सिस्टम है, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो हम उसके अंदर अटैच करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो मेन कंपोनेंट है, वो जो मेन केस है, उसको हम सिस्टम यूनिट कह रहे हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, एक पुर्जा, एक पार्ट, एक डिवाइस है छोटा सा, जिसको हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो उस केस को आपने आइंदा से CPU नहीं कहना, बल्कि वो क्या है, सिस्टम यूनिट। तो ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना, ये दो मॉडल्स में है। एक मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक डेस्कटॉप मॉडल और एक टावर मॉडल, और दोनों में फ़र्क ये है कि जिस सिस्टम के, अगर सिस्टम के अंदर बाज़ार में देखे होंगे कि उनके सिस्टम यूनिट, वो जो केस हैं वो ज़मीन पे हॉरिजेंटली हैं, ठीक है, ज़मीन के साथ हैं, और उसके ऊपर आप वो मॉनिटर, जिसको आप टेलीविज़न कहते हैं, वो इट इज़ नॉट द TV, इट इज़ अ मॉनिटर, इट द स्पेसिफिक नेम इज़ मॉनिटर। तो वो मॉनिटर उसके ऊपर रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप मॉडल, ठीक है। यानी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का डेस्कटॉप मॉडल है, क्योंकि इसमें डेस्कटॉप मॉडल में आपका जो सिस्टम यूनिट है वो हॉरिजेंटली, यानी ज़मीन की सरफेस के साथ, यानी वो हॉरिजेंटली जो है ना वो होता है, और उसके ऊपर मॉनिटर होता है। ये डेस्कटॉप मॉडल है। और टावर मॉडल में आपका जो सिस्टम यूनिट है, ठीक है, वो वर्टिकल पोजीशन में, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में जो है ना वो होता है, और साथ उसके मॉनिटर रखा जाता है, उसको हम कहते हैं टावर मॉडल। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये दो मॉडल्स में अवेलेबल हैं, एक डेस्कटॉप मॉडल और एक टावर मॉडल। ये दो के डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया है कि ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनको आपने टेबल और सरफेस पे ही रखना है। इसके सारे कंपोनेंट्स को आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। दूसरी जो कैटेगरी है वो इसकी क्या है, पोर्टेबल। ये भी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी है, लेकिन इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से लैपटॉप्स हैं, जिस तरह से मोबाइल्स हैं, जिस तरह से और टैब्स वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे पोर्टेबल में आ जाते हैं। तो पोर्टेबल जो है वो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स की आगे से फर्दर जो है वो टू टाइप्स हैं पोर्टेबल की। देखें, डेस्कटॉप, हमने पर्सनल कंप्यूटर की दो मेन कैटेगरीज डिस्कस की, एक डेस्कटॉप और एक पोर्टेबल। डेस्कटॉप और पोर्टेबल में मैंने आपको फ़र्क बताया कि डेस्कटॉप वो है जिसको आसानी से हम मूव नहीं कर सकते, और पोर्टेबल वो है जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो हैं जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं।
एक को हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर और एक को हम कहते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? नोटबुक कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको, जिस तरह लैपटॉप है, एक कॉपी की तरह, एक नोटबुक की तरह उनकी शेप होती है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर, और नोटबुक कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें मोबाइल्स आ जाते हैं, जिनको आप आसानी से हाथ में पकड़ के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली, जिसको हम हाथ में आसानी से होल्ड कर सकते हैं, उनको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स की इसकी टू कैटेगरीज हैं, एक नोटबुक और एक हैंड हेल्ड। नोटबुक जो है वो नोटबुक शेप में होते हैं, और हैंड हेल्ड जो है जिसको हम आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं, इसको आसानी से होल्ड कर सके, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आगे से इसकी नोटबुक की और हैंड हेल्ड की तफसील जो है वो बाद में करते हैं। इसको जितना मैंने अभी करवाया है, इसको आप अच्छी तरह जो है ना वो इसको रिवाइज़ कर लें थोड़ी देर, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं।